आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी सिलेबस की सेकंड यूनिट अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी नॉर्मेटिव हिस्टोरिकल एंड एम्पिरिकल। फर्स्ट यूनिट में पॉलिटिकल थ्योरी एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था, बट इन दिस यूनिट हम एक मच मोर स्पेसिफिक कंसेप्ट्स देखने वाले हैं रिगार्डिंग हाउ टू अप्रोच पॉलिटिकल थ्योरी। Broadly, we'll cover all the subtopics of the three major approaches: normative, historical, and empirical, and also be seeing the important thinkers to ensure conceptual clarity as well as exam preparedness in one shot. काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, नॉट ओनली फॉर योर सिलेबस बट ऑल्सो एक जनरल एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। टुवर्ड्स द एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ PYQs भी देखेंगे, तो लेट्स बिगिन। पॉलिटिकल थ्योरी कोई एक सिंगल व्यू पॉइंट नहीं होता, ये अलग अलग अप्रोचेस का मिला जुला सेट है जो पॉलिटिकल लाइफ को समझने के लिए अलग नज़रिए देते हैं। तीन मेजर अप्रोचेस हैं, नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल एंड एम्पिरिकल। तीन अलग अलग सवाल उठाते हैं: क्या होना चाहिए, क्या हुआ था और क्या हो रहा है। नॉर्मेटिव थ्योरी वैल्यूज, जस्टिस और आइडियल्स के ऊपर फोकस करती है। हिस्टोरिकल थ्योरी आइडियाज़ को उनके समय और संदर्भ में समझने की कोशिश करती है, यानी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऐड होता है। और एम्पिरिकल थ्योरी फैक्ट्स और डेटा के बेसिस पे पॉलिटिकल रियलिटी को समझती है, यानी मच मोर साइंटिफिक। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पॉलिटिकल थ्योरी में एक बड़ी डिबेट शुरू हुई। नॉर्मेटिव थ्योरी का डिक्लाइन हुआ और एम्पिरिकल अप्रोच डोमिनेट करने लगा। लेकिन बाद में स्पेशली 1970s के बाद नॉर्मेटिव थ्योरी का रिवाइवल हुआ, जहां पॉलिटिकल आइडियल्स और एथिकल रिफ्लेक्शन दोबारा सेंट्रल हो गए। ये अप्रोचेस मिलके पॉलिटिकल थ्योरी को ज़्यादा वाइब्रेंट, लेड और इंटेलेक्चुअली रिच बनाते हैं। एक एक को आगे चल के हम डिटेल में देखने वाले हैं। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल थॉट का एक कोर अप्रोच है, जिसका फोकस होता है व्हाट ऑट टू बी, नॉट व्हाट इज। ये थ्योरी प्रिस्क्रिप्टिव नेचर की होती है, वो बताती है कि जस्टिस क्या होना चाहिए, फ्रीडम का क्या मतलब है, इक्वालिटी किस बेसिस पर हो और एक लेजिटिमेट राज्य कैसा दिखना चाहिए। ये थ्योरी सिर्फ डिस्क्राइब नहीं करती, ये इवेलुएट करती है। लॉज, पॉलिसीज और इंस्टीट्यूशंस को एथिकल लेंस से देखते हुए जज करती है, क्या वो फेयर है या नहीं, क्या वो मॉरली जस्टिफाइड है या नहीं। स्टीव बकलर के वर्ड्स में नॉर्मेटिव थ्योरी का सेंट्रल सवाल है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू लिव, सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं, समुदाय के लिए भी। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी इसलिए सिर्फ एकेडमिक्स का सब्जेक्ट नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूल है जो हमें सोसाइटी को बेहतर, न्यायप्रिय बनाने के लिए, सोचने के लिए और एक्शन लेने का रास्ता दिखाता है। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी वैल्यूज, एथिक्स और प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस करती है। इसका एम है ऐसे स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स एस्टैब्लिश करना जिसके बेसिस पर हम पॉलिटिकल सिस्टम्स को जज कर सकें और उन्हें बेहतर बना सकें। ये डिस्क्रिप्टिव नहीं, इवैल्यूएटिव होती है। ये कुछ कोर सवाल उठाती है, जैसे एक जस्ट सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, पावर को कैसे एक्सरसाइज करना चाहिए, इंडिविजुअल्स के पास कौन से राइट्स होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, हम एक दूसरे के प्रति क्या ऑब्लिगेशंस रखते हैं और हम कहाँ-कहाँ, किन-किन डोमेन्स में आज़ाद हैं। एम्पिरिकल थ्योरी जहाँ ऑब्जर्व करके पॉलिटिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है, नॉर्मेटिव थ्योरी एक विजन प्रोवाइड करती है कि पॉलिटिकल लाइफ को कैसा होना चाहिए। ये अक्सर ह्यूमन डिग्निटी, रैशनल ऑटोनॉमी और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे आइडियल्स पर बेस्ड होती है। इस तरह नॉर्मेटिव थ्योरी सिर्फ एनालिसिस नहीं, एक मॉरल इमेजिनेशन भी होती है, जो हमें पॉलिटिकल पॉसिबिलिटीज़ के नए रास्ते दिखाती है। सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये व्हाट ऑट टू बी का क्वेश्चन है। नॉर्मेटिव थ्योरी की एक लंबी और गहरी परंपरा रही है, जो एंशिएंट ग्रीस से लेके मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसीज तक फैली हुई है। प्राचीन समय में नॉर्मेटिव सोच कॉस्मोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ था। प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे थिंकर्स मानते थे कि एक जस्ट पॉलिटिकल ऑर्डर वही होगा जो नेचर के रैशनल और हार्मोनियस ऑर्डर का रिफ्लेक्शन हो। प्लेटो ने तो द रिपब्लिक में एक आइडियल स्टेट का विजन दिया, जहां फिलोसोफर किंग्स रूल करते हैं जो गुड को समझते हैं। एरिस्टोटल के पॉलिटिक्स में बताया कि इंसान एक पॉलिटिकल एनिमल है और उसका वर्च्यू और गुड लाइफ सिर्फ एक पॉलिस यानी पॉलिटिकल कम्युनिटी के अंदर ही पूरा हो सकता है। ये दोनों थिंकर्स के काम नॉर्मेटिव थ्योरी के फाउंडेशनल पिलर्स बन गए, जहां पॉलिटिक्स का मकसद सिर्फ रूल या कंट्रोल नहीं, बल्कि जस्टिस और एथिकल ऑर्डर एस्टैब्लिश करना था। मिडिवल पीरियड में नॉर्मेटिव थ्योरी काफ़ी हद तक धर्म से जुड़ी रही थी। थॉमस एक्विनास जैसे क्लासिकल फिलोसोफर्स और क्रिश्चियन थियोलॉजिस्ट से जोड़ते हुए कहा कि पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को डिवाइन लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी जो गॉड के नेचुरल ऑर्डर के साथ हो।
मॉडर्न पीरियड में एक सेक्युलर शिफ्ट आया। हॉब्स, लॉक और रोशे जैसे थिंकर्स ने सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी दी, जिसके जरिए पॉलिटिकल अथॉरिटी को जस्टिफाई किया गया। लॉक ने इंडिविजुअल राइट्स और कंसेंट को पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का बेस बनाया और लिबरल डेमोक्रेसी का मॉरल फ्रेमवर्क दिया। इसलिए लॉक को हम फादर ऑफ लिबरलिज्म की तरह भी जानते हैं, आपको पता ही होगा। 19th सेंचुरी में जेरेमी बेंथम और जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे थिंकर्स ने यूटिलिटेरियनिज्म का सिद्धांत दिया, जिसमें कहा गया है कि पॉलिटिकल एक्शंस का अल्टीमेट एम है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। 20th सेंचुरी में जॉन रॉल्स ने अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के जरिए नॉर्मेटिव थ्योरी को दोबारा सेंट्रल बनाया। फेयरनेस, इक्वलिटी और रैशनल कंसेंसस को मॉडर्न लिबरल थॉट का फाउंडेशन बताया। रॉल्स को एक और बार आप न्याय या नीति में इंडियन पॉलिटिकल थॉट में पढ़ ही रहे हैं सेमेस्टर 1 के सिलेबस में। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी का मेथड एम्पिरिकल साइंस से अलग होता है। यहाँ टेस्टेबिलिटी का ज़्यादा एम्फेसिस होता है लॉजिकल रीजनिंग और मॉरल क्लैरिटी पर। नॉर्मेटिव थ्योरिस्ट कुछ खास टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे एनालिटिकल रीजनिंग, तर्क का, लॉजिक का, आर्ग्यूमेंट्स को बिल्ड करना। थॉट एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे रॉल्स का ओरिजिनल पोजीशन, जहाँ लोग इमेजिन करते हैं कि उन्हें नहीं पता कि सोसाइटी में उनकी पोजीशन क्या होगी। वेल ऑफ इग्नोरेंस आपने सुना ही होगा। कंसेप्चुअल एनालिसिस का जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी जैसे टर्म्स का मीनिंग क्लैरिफाई करना। मॉरल रिफ्लेक्शन की यूज़ होती है, कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ के बीच ट्रेड ऑफ्स को समझना और जज करना। एम्पिरिकल थियरिस्ट जहाँ टेस्टेबल हाइपोथेसिस पर फोकस करते हैं, वहीं नॉर्मेटिव थियरिस्ट रैशनल जस्टिफिकेशन और इंटरनल कंसिस्टेंसी को बेस बनाते हैं। रॉल्स का रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम एक ऐसा मेथड है जिसमें हम अपने मॉरल इंट्यूशंस को एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स के साथ बैलेंस करके कोहेरेंट पॉलिटिकल थ्योरी डेवलप करते हैं। प्लेटो के लिए जस्टिस तब होती है जब हर क्लास, रूलर्स, वॉरियर्स और प्रोड्यूसर्स अपना काम करें, बिना दूसरों के काम में दखल दिए। इंडिविजुअल फ्रीडम से ज़्यादा ज़रूरी है सामाजिक हार्मनी। एरिस्टोटल ने एक मिस गवर्नमेंट का विजन दिया, जो मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी का बैलेंस हो, जहां स्टेट का मकसद हो गुड लाइफ और सिविक वर्च्यू का विकास। हॉब्स अपने लेवियाथन में आर्ग्यू करते हैं कि एक एब्सोल्यूट सॉवरेन होना ज़रूरी है, ताकि लोगों को स्टेट ऑफ नेचर के वायलेंट केओस से बचाया जा सके। लॉक ने कहा कि गवर्नमेंट तभी लेजिटिमेट है जब वो लोगों के नेचुरल राइट्स, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे। कंसेंट इज द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। अगर कंसेंट नहीं तो राजा भी लेजिटिमेट नहीं। रोशे ने जनरल विल का कंसेप्ट दिया, कानून वही लेजिटिमेट है जो लोगों द्वारा मिलकर बनाया गया हो, यानी हर व्यक्ति अपनी फ्रीडम को कलेक्टिव फ्रीडम में बदलता है। बेंथम ने यूटिलिटेरियनिज्म का सिद्धांत दिया, जैसे हमने अभी जेरमी बेंथम और जेएस मिल के साथ भी देखा था, कि किसी भी लॉ या पॉलिसी को इवैल्यूएट करने का क्राइटेरिया यही है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर और लीस्ट सफरिंग ऑफ द लीस्ट नंबर। उसके लिए प्लेजर ही अल्टीमेट गुड था। मिल ने इस थ्योरी को और रिफाइन किया। उसने कहा कि इंडिविजुअल लिबर्टी सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि सेल्फ डेवलपमेंट और हायर प्लेजर्स के लिए ज़रूरी है। उसका लिबरलिज्म ज़्यादा नुआंस्ड था। रॉल्स ने अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के जरिए नॉर्मेटिव थ्योरी को मॉडर्न लिबरल फ्रेमवर्क में वापस लाया। उन्होंने दो प्रिंसिपल्स दिए, इक्वल लिबर्टी फॉर ऑल और डिफरेंस प्रिंसिपल, जिसके तहत इनइक्वालिटी तभी सही है जब वो सबसे कमज़ोर के भले के लिए हो। क्लास 11th की पॉलिटिकल थ्योरी की बुक में भी आपने डिफरेंशियल इक्वालिटी पढ़ा था। नोजिक ने रॉल्स का लिबर्टेरियन व्यू से विरोध किया। उसने कहा कि स्टेट की रोल सिर्फ मिनिमल होनी चाहिए, वो सिर्फ प्रोटेक्शन तक सीमित होना चाहिए। उसका फोकस था प्रॉपर्टी राइट्स और वॉलंटरी ट्रांजैक्शंस पर, यानी आपको एक लिबरल टिंट दिख रहा होगा। लिबरलिज्म का मूल फोकस होता है इंडिविजुअल राइट्स, कंसेंट ऑफ द गवर्नड और जस्टिस पे। लॉक ने प्रॉपर्टी राइट्स और कंसेंट को एम्फसाइज किया। मिल ने लिबर्टी को सेल्फ डेवलपमेंट से जोड़ा और रॉल्स ने फेयरनेस और इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स दिए। लिबर्टेरियन एक और स्ट्रैंड है, ये मिनिमल स्टेट की बात करता है। नॉजिक के हिसाब से स्टेट का रोल सिर्फ प्रोटेक्शन तक सीमित होना चाहिए और प्रॉपर्टी राइट्स सेक्रेड होते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म में डिसीजन मेकिंग का बेस होता है मैक्सिमम हैप्पीनेस, जैसे हम देख ही चुके हैं। बेंथम ने प्लेजर पेन कैलकुलस दिया, जबकि मिल ने इसको हायर लोअर प्लेजर्स के साथ रिफाइन किया। इसका मतलब समझें तो मिल के लिए कुछ प्लेजर्स ऐसे ऐसे हैं जो लोअर डिग्री के हैं और कुछ प्लेजर्स ऐसे हैं जो हायर डिग्री के हैं। You could relate it with partying pleasure और securing a seat in Delhi University pleasure. Higher lower pleasures का difference है।
कम्युनिटेरियनिज्म लिबरल थ्योरी का क्रिटिक है। मैकलिंटायर और सैंडल्स जैसे थिंकर्स कहते हैं कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी को समझने के लिए कम्युनिटी और ट्रेडिशंस एसेंशियल हैं। जस्टिस भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं बल्कि सोशल कंटेक्स्ट से जुड़ता है। क्रिटिकल थ्योरी ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल के थ्रू ये बताता है कि पॉलिटिक्स सिर्फ इंस्टीट्यूशंस नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकल कंट्रोल और डोमिनेशन का भी एक फॉर्म है, जिसे समझना और तोड़ना ज़रूरी है एमेंसिपेशन के लिए। काफ़ी कुछ मिक्स एंड मैच हो रहा होगा आपके दिमाग में रिगार्डिंग दिस नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल एंड दी सब ब्रांचेस, बट अगर आप तीनों को एक बार पढ़ लें तो काफ़ी बेटर पिक्चर मिलेगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि सरकार क्या करती है, बल्कि ये सवाल उठाती है कि क्या सरकार को ये करना चाहिए। ये अप्रोच मॉरल क्लैरिटी लाता है, चाहे बात हो इनइक्वालिटी की, सेंसरशिप की या वॉर की। इंडिया में तो इंटरनेट शटडाउन्स होते ही रहते हैं, तो क्या सरकार को इंटरनेट शटडाउन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, ये सब हम देखते हैं नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी में। नॉर्मेटिव थ्योरी इनजस्टिस को पहचानती है और उसके खिलाफ लेजिटिमेट रेजिस्टेंस को जस्टिफाई करती है। ये थ्योरी पॉलिटिकल एक्शन को सिर्फ ट्रेडिशन या यूटिलिटी के बेसिस पे नहीं बल्कि एथिकल प्रिंसिपल्स के बेस पर ग्राउंड करती है, जैसे जस्टिस, डिग्निटी और फ्रीडम। इसका एक और इम्पॉर्टेंट रोल है विजनरी इमेजिनेशन को इनेबल करना। नॉर्मेटिव थ्योरी हमें एक बेहतर दुनिया की कल्पना करने की हिम्मत देती है, वरना तो जो रियल दुनिया है उसके बियॉन्ड हम देख ही नहीं सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप के लिए ज़रूरी है। जब हम पब्लिक डिस्कोर्स में रैशनल और एथिकल तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं तो नॉर्मेटिव थ्योरी हमारी सोच का फाउंडेशन बन जाती है। नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी की कुछ मेजर चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म्स भी हैं जो इसके लिमिटेशंस को हाईलाइट करते हैं। सबसे पहला, ये कभी-कभी टू आइडियलिस्टिक हो जाता है। मतलब रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटीज से डिस्कनेक्टेड। ग्राउंड पे जो पावर डायनामिक्स, आइडेंटिटी स्ट्रगल्स या इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उन्हें ये थ्योरी इग्नोर कर सकती है। दूसरा, इस थ्योरी का यूरोसेंट्रिक बायस भी पॉइंट आउट किया गया है। ज़्यादातर क्लासिकल और मॉडर्न नॉर्मेटिव थ्योरीज वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई हैं और नॉन वेस्टर्न एक्सपीरियंसेस जैसे कास्ट, कलोनियलिज्म या इंडिजेनिटी को ये मार्जिनलाइज करती हैं। इंडिया में भी यूरोसेंट्रिसिज्म के अगेंस्ट एक बड़ा मूवमेंट एकेडेमिया में एंड लोगों के बीच भी बन रहा है। तीसरा, ये अप्रोच एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे हेविली डिपेंड होती है। जैसे रॉल्स का ओरिजिनल पोजीशन, क्रिटिक्स बोलते हैं कि रियल लोग इस तरह से नहीं सोचते। इमोशंस, हिस्ट्री और कल्चर भी इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। फेमिनिस्ट और पोस्ट कलोनियल थेरिस्ट भी आर्ग्यू करते हैं कि ये थ्योरी एम्बॉडीमेंट, केयर, एथिक्स और कलोनियल लेगेसीज जैसे क्रूशियल एलिमेंट्स को ओवरलुक करती है। और फाइनली, पॉजिटिविस्ट एम्पिरिसिस्ट कहते हैं कि नॉर्मेटिव क्लेम्स टेस्ट ही नहीं किए जा सकते, इसलिए साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स पे खरे नहीं उतरते। आगे हम एम्पिरिसिज्म में ये देखने ही वाले हैं। नॉर्मेटिव के बाद अब दूसरी अप्रोच, द हिस्टोरिकल अप्रोच, कहता है कि पॉलिटिकल थ्योरी को समझने के लिए हमें उसके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को समझना ज़रूरी है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल आइडियाज़ किसी वैक्यूम में नहीं बनते। ये विचार एक पर्टिकुलर समय, स्थिति और सामाजिक व्यवस्था का रिस्पॉन्स होते हैं। जैसे टेरेंस बॉल बोलते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी एक बैकवर्ड लुकिंग एंटरप्राइज है। मतलब थेरिस्ट का काम सिर्फ टेक्स्ट पढ़ना नहीं, बल्कि उन्हें उस तरह से समझना भी है जैसे उनके लेखक ने सोचा था। यानी पॉलिटिकल थेरिस्ट के ज़माने के पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स, इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस और टारगेट ऑडियंस को समझना भी ज़रूरी है। ये अप्रोच थ्योरी को इंटरप्रेटिव और डायलॉगिकल मानती है, एक ऐसा संवाद जो कल के थिंकर्स के साथ साथ आज के सामाजिक सियासी मुद्दों को समझने में मदद करता है। ये थ्योरी का सिर्फ टाइमलेस ट्रूथ नहीं बल्कि टाइम बाउंड रिस्पॉन्स भी समझने की कोशिश करता है। हिस्टोरिकल अप्रोच का कोर प्रिंसिपल है हर्मेनेटिक्स, यानी अर्थ की व्याख्या करने की कला, मैसेज को समझने की कला। ये शब्द ग्रीक गॉड हर्मीस से आया है, जो एक मैसेंजर थे। सॉर्ट ऑफ, अगर इंडियन माइथोलॉजी आपको याद हो तो नारद ऋषि टाइप्स, अ मैसेंजर। खैर उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हर्मेनेटिक्स का काम है किसी भी मैसेज, धार्मिक, कानूनी या दार्शनिक, को समझना, उसका मतलब निकालना, डिकोड करना। पॉलिटिकल थ्योरी में इसका मतलब होता है पॉलिटिकल टेक्स्ट को उनके समय के संदर्भ में इंटरप्रेट करना, चाहे वो प्लेटो का रिपब्लिक हो या रोशे का सोशल कंट्रैक्ट। टेरेंस बोल कहते हैं कि पॉलिटिकल टेक्स्ट को समझना मतलब एक अलग संस्कृति में कदम रखना है। जैसे वर्च्यू, लिबर्टी, जस्टिस, ये शब्दों का अर्थ समय के साथ बदलते रहे हैं। उनके समझने के लिए हमें उस वक्त की भाषा, सामाजिक समस्याएं और पॉलिटिकल डिस्कोर्स को समझना पड़ता है। बिना कंटेक्स्ट के हम इन
शब्दों का, वर्च्यू का, लिबर्टी का, जस्टिस का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ सकते। आज शब्द हैं बट उसकी मीनिंग बदल चुकी है। ये कंटेक्चुअलिस्ट मॉडल कहलाता है, जैसे क्विंटन स्किनर और पकॉक कहते हैं। उनका कहना है कि पॉलिटिकल टेक्स्ट एक तरह के स्पीच एक्ट्स होते हैं जो अपने समय के नियम, ऑडियंस और हालात से जुड़े होते हैं, और आज वो चेंजेस के साथ उनकी मीनिंग में परिवर्तन आया है। स्किनर का कहना है कि पॉलिटिकल टेक्स्ट को समझने के लिए हमें उन्हें एक हिस्टोरिकल डिबेट में इंटरवेंशन के रूप में देखना चाहिए, जैसे कि राइटर किसी चलती वाद विवाद में एक्टिवली हिस्सा ले रहा हो। पकॉक ने पॉलिटिकल लैंग्वेजेस का कंसेप्ट दिया, यानी हर समय और स्थान का अपना एक राजनीतिक शब्दकोश होता है। हर जगह की डिक्शनरी ही अलग होती है, जिसके माध्यम से सोच विकसित होती है। स्ट्रॉस क्लासिकल टेक्स्ट को ईसोटेरिक नज़रिए से पढ़ने के पक्ष में है। उन्होंने हिस्टोरिसिज्म यानी हर अर्थ निकालने का एक हिस्टोरिकल मेथड, उसका विरोध किया और टाइमलेस विजडम ढूंढने पर जोर दिया, यानी एक इंटरप्रिटेशन बेस्ड एक्सरसाइज, सॉर्ट ऑफ एक कंस्पिरेसी थ्योरी की जगह सर्च करना। टेरेंस बॉल ने एक प्रॉब्लम ड्रिवन और प्लूरलिस्ट अप्रोच को बढ़ावा दिया, जिसमें टेक्स्ट को उस समय की समस्या के संदर्भ में समझना चाहिए, प्रॉब्लम्स पे फोकस करना चाहिए, जो प्रॉब्लम हो उसके हिसाब से पॉलिटिकल थ्योरी में आंसर्स ढूंढने चाहिए। शेल्डन पॉलिटिकल थ्योरी को एक ट्रेडिशन ऑफ विजन एंड कंटेस्टेशन के रूप में देखते हैं, यानी एक ऐसी परंपरा जिसमें नए विचारों की कल्पना और पुराने विचारों से संघर्ष शामिल होता है। इन सभी स्कॉलर्स ने दिखाया कि पॉलिटिकल थ्योरी एक प्लूरलिस्ट इंटरप्रिटेशन की जर्नी है, जिसमें मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट, साइकोएनालिटिक और पोस्ट मॉडर्न अप्रोचेस अपने अपने हर्मेनेटिक लेंस के जरिए नए अर्थ देते हैं। सेमेस्टर फिफ्थ में आप इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हिस्टोरिकल अप्रोच एक ही दृष्टिकोण नहीं है, इसके अंदर भी कई इंटरप्रिटेटिव स्कूल्स हैं जो अलग अलग नज़रिए से पॉलिटिकल टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यानी विदिन द अप्रोचेस देयर इज हिस्टोरिकल अप्रोच एंड विदिन हिस्टोरिकल अप्रोच देयर आर इंटरप्रिटेशंस। द मार्क्सियन इंटरप्रिटेशन, इसका मानना है कि पॉलिटिकल टेक्स्ट असल में आइडियोलॉजिकल टूल्स हैं जो किसी विशेष क्लास इंटरेस्ट को सर्व करते हैं। समझ ही गए होंगे, कैपिटलिस्ट को सर्व करते हैं। जैसे सीवी मैकफरसन ने लॉक के राइटिंग्स को एक बॉर्जुआ आइडियोलॉजी के रूप में देखा, जो प्रॉपर्टी ओनिंग क्लास के फायदे के लिए लिखे गए थे। फेमिनिस्ट इंटरप्रिटेशन ये स्कूल कैनोनिकल टेक्स्ट में एक जेंडर बायस और मार्जिनलाइजेशन को एक्सपोज करता है, जैसे रोशे के जनरल विल के कंसेप्ट में वुमेन को एक्सक्लूड कर दिया गया, और एरिस्टोटल के हाउस होल्ड वर्सेस पॉलिस में जेंडर्ड हायरार्की है। स्ट्रॉसियन रीडिंग देखें तो लियो स्ट्रॉस के अनुसार कई क्लासिकल टेक्स्ट में एसोटेरिक या छिपे हुए मीनिंग्स होते हैं, जो केवल सॉर्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल्स या सावधानी से पढ़ने वाले लोग ही समझ सकते हैं। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स वाली बात, ये रीडिंग हिस्टोरिसिज्म का विरोध करती है और टेक्स्ट को टाइमलेस विजडम के रूप में देखती है। पोस्ट मॉडर्निस्ट इंटरप्रिटेशन ये दृष्टिकोण ये मानता है कि मीनिंग कभी फिक्स होती ही नहीं। ये डिस्कोर्स पर और आइरनी पर जोर देता है और कहता है कि टेक्स्ट में कई कॉन्ट्रडिक्टरी वॉइसेस होती हैं, कोई एक सिंगल मीनिंग होती ही नहीं। प्रॉब्लम ड्रिवन मेथड बाय टेरेंस वॉल कहता है कि पॉलिटिकल थ्योरी को एक प्रॉब्लम ड्रिवन इंक्वायरी के रूप में समझना चाहिए, यानी हमें देखना चाहिए कि किसी टेक्स्ट ने कौन सी पॉलिटिकल समस्या का उत्तर देने की कोशिश की है और उसका उत्तर किस कंटेक्स्ट में था। इसमें प्लूरलिज्म का समर्थन है। एक ही टेक्स्ट के कई अर्थ हो सकते हैं, कई मीनिंग्स हो सकते हैं, अलग अलग समस्या, अलग अलग प्रॉब्लम्स के संदर्भ में। इन सभी अप्रोचेस के माध्यम से हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन एक अलाइव और डायनामिक चर्चा बनती है, जो पॉलिटिकल थॉट को समझने के लिए नए रास्ते खोलती है। हिस्टोरिकल अप्रोच के अपने मल्टीपल कंट्रीब्यूशंस हैं पॉलिटिकल थ्योरी के डेवलपमेंट में, और इनका रेलेवेंस सिर्फ एकेडमिक डिस्कोर्स तक सीमित नहीं है, ये एक्चुअल पॉलिटिकल आउटकम्स पर भी असर डाल सकते हैं। पहला तो कंटेक्चुअल एक्यूरेसी ही है, जिसकी हमने बात की। आपको जॉन लॉक को समझना है तो आपको 17th सेंचुरी के इंग्लैंड का कंटेक्स्ट समझना ज़रूरी है। सेकंड इज़ डीप एंगेजमेंट। इस अप्रोच के ज़रिए हम तुरंत किसी थिंकर को सरफेस लेवल पे रिजेक्ट नहीं करते, बट उनका कंटेक्स्ट समझते हैं, और इसी से इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी डेवलप होती है। थर्ड इज़ ट्रेडिशन कॉन्शियसनेस। इस अप्रोच से हमें पता चलता है कि कैसे पॉलिटिकल कंसेप्ट्स इवॉल्व करते हैं इन वेरियस ट्रेडिशंस, जैसे जस्टिस का अर्थ प्लेटो से लेकर रॉल्स तक कैसे बदला, किस चीज़ में कॉन्टिन्यूटी थी और कहाँ रप्चर आया। द फोर्थ इज इंटरप्रिटेटिव प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म की हम अपने आप बात कर चुके हैं, कैसे मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस ड्रॉ की जा सकती हैं हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट के विद इन।
टेरेंस बॉल की एक इम्पोर्टेंट इंसाइट यहाँ याद रखने लायक है, आपकी क्लैरिटी भी बढ़ेगी और एग्जाम में भी आप यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि अगर हम कैनोनिकल टेक्स्ट को गलत समझें, तो उसका असर सिर्फ एकेडेमिया में नहीं, राजनीति में भी पड़ता है। जैसे स्टालिन ने मार्क्स को अथॉरिटेरियन तरीके से इंटरप्रेट किया, जिसका नतीजा सोवियत टोटलिटेरियनिज्म था। प्लेटो के आइडियाज़ कुछ रिजीम से एलिटिस्ट डिक्टेटरशिप की जस्टिफिकेशन के रूप में यूज़ किया। इसलिए इंटरप्रिटेशन सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है, ये एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। हिस्टोरिकल अप्रोच के कुछ चैलेंजेस भी हैं जो इसके स्कोप और इफेक्टिवनेस दोनों को प्रभावित करते हैं। द फर्स्ट इज ऑफ कोर्स ओवर एम्फेसिस ऑन कंटेक्स्ट, क्योंकि यही इसका सबसे बड़ा मेरिट भी है तो यही डिमेरिट भी है। जब हम किसी थिंकर को सिर्फ उसके समय के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं, तो अक्सर उसके विचार का आज के समय में क्या उपयोग हो सकता है ये दिखता नहीं है, और काफ़ी चीज़ें जस्टिफाई भी हो जाती हैं। सेकेंड इज टेक्सचुअल फेटिशिज्म। कभी-कभी ये अप्रोच सिर्फ शब्दों, फुटनोट्स और मिनट डिटेल्स पर आकर अटक जाती है। पॉलिटिकल थ्योरी के बड़े सवालों पर चर्चा करने की जगह ये एक टेक्सचुअल मेज़ में फंस जाती है। थर्ड इज अवॉइडेंस ऑफ नॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि हिस्टोरिकल अप्रोच अनार्कोनिज्म के डर से मॉरल जजमेंट या वैल्यू बेस्ड क्रिटिसिज्म से बचता है। पर क्या सिर्फ समझने से काम चलेगा? गलत चीज़ों को गलत कहना भी तो ज़रूरी है। आप सिर्फ हिस्टोरिकल कह के जस्टिफाई तो नहीं कर सकते। फोर्थ इज द मिथ ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर्स जैसे फूको या डेरिडा कहते हैं कि कोई भी रीडिंग न्यूट्रल या ऑब्जेक्टिव नहीं होती। हिस्टोरिकल रीडिंग भी अपने एजम्पशंस के साथ आती है। ये एक इल्यूजन है कि हम किसी ऑथर का रियल मतलब रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिफ्थ इज द स्पेकुलेटिव नेचर। एम्पिरिकल थियरिस्ट तो यही कहेंगे कि हिस्टोरिकल अप्रोच फिलोसॉफिकल है, साइंटिफिक नहीं है। यानी टेस्टेबिलिटी या प्रिडिक्टिव पावर नहीं है। आखिर में कुछ बड़े सवाल उठते हैं, क्या हम किसी ऑथर की नीयत या ओरिजिनल इंटेंशन को कभी सच में समझ पाएंगे? और अगर समझ भी लिया, तो क्या वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, या उन विचारों का आज के समय में क्या अर्थ निकलता है वो? ये क्वेश्चंस हिस्टोरिकल अप्रोच की लिमिट्स एंड पॉसिबिलिटीज़ दोनों सामने लाते हैं। मूविंग टू एम्पिरिकल अप्रोच, सबसे मेजर डिस्टिंक्शन एकेडमिक्स में नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल का ही है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी एम्पिरिकल अप्रोच वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी एक ऐसी अप्रोच है जो पॉलिटिक्स को साइंस की तरह समझने की कोशिश करती है, फैक्ट्स, डेटा और पैटर्न्स के माध्यम से। नॉर्मेटिव थ्योरी जैसे पूछती है कि राज्य कैसा होना चाहिए, वैसे ही एम्पिरिकल थ्योरी पूछती है राज्य वास्तव में कैसे काम कर रहा है। इस अप्रोच का जो बेसिक है वो है ऑब्जर्व, मेजर एंड वेरीफाई। यानी हर पॉलिटिकल प्रोसेस को ऑब्जेक्टिव तरीके से देखो, डेटा कलेक्ट करो और फिर टेस्टेबल रिजल्ट्स निकालो। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एम्पिरिकल थ्योरी उठाती है वो है कि वोटर्स किस बेसिस पे वोट देते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का काम किस प्रकार से होता है, मीडिया या इंटरेस्ट ग्रुप्स डिसीजन मेकिंग को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, पब्लिक ओपिनियन किस तरह से बनता है। ये सब सवाल एविडेंस बेस्ड इंक्वायरी के माध्यम से एनालिसिस करते हैं। इनमें सब्जेक्टिविटी नहीं, वैल्यू न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन होती है, यानी पर्सनल ओपिनियंस को हटाकर सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर पॉलिटिक्स को समझना। इस प्रकार एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस को एक मेथोडिकल और टेस्टेबल डिसिप्लिन बनाती है। एम्पिरिकल थ्योरी का मॉडर्न रूप 20वीं सेंचुरी में बिहेवियरलिज्म के जरिए उभर कर आया था। हालांकि एरिस्टोटल जैसे थिंकर्स ने भी एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन का यूज़ किया, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस को क्लासिफाई करने के लिए किया था। लेकिन साइंटिफिक और डेटा ड्रिवन अप्रोच का विकास 1950s-60s के दौरान हुआ। बिहेवियरलिज्म का मूल मंत्र था पॉलिटिक्स को नेचुरल साइंसेज की तरह स्टडी करो, ऑब्जर्व करो, मेजर करो और थ्योरी बनाओ ऑब्जेक्टिविटी के साथ। डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डाल, गैब्रियल एलमंड और ड्यूच जैसे थिंकर्स ने कहा कि पॉलिटिकल साइंस को स्पेकुलेटिव फिलॉसफी से निकालकर एक एम्पिरिकल साइंस बनाना चाहिए। लॉजिकल पॉजिटिविज्म से प्रभावित होकर बिहेवियरलिस्ट जैसे एक्सप्लेनेशंस चाहते थे जो टेस्टेबल हो, सिस्टमैटिकली डिराइव्ड हो और फॉल्सिफाइबल हो, जैसे कार्ल पॉपर के अनुसार फॉल्सिफाइबिलिटी नहीं तो साइंटिफिक थ्योरी नहीं। लेकिन 1970s तक आते-आते ये स्कूल ऑफ थॉट क्रिटिसाइज़ होने लगा। इस पे आरोप लगे कि ये ओवरली नैरो है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स से अलग हो गया है और इसमें ह्यूमन वैल्यूज़ और एथिकल कंसर्न्स की कमी है। इसके रिस्पॉन्स में पोस्ट बिहेवियरलिज्म आया जिसमें एम्पिरिकल डिसिप्लिन तो बना रहा, लेकिन अब उसमें नॉर्मेटिव सेंसिबिलिटी और पॉलिटिकल रेलेवेंस भी जुड़ गई। ये कहने लगा कि रिसर्च सिर्फ ऑब्जेक्टिव ना हो बल्कि लोगों के जीवन पर भी प्रभाव डाले। एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू काम करता है जिसमें पॉलिटिकल वर्ल्ड को ऑब्जेक्टिवली समझने की कोशिश की जाती है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है।
रिसर्च क्वेश्चन पूछना, जैसे वोटर टर्नआउट्स को कैसे प्रभावित करते हैं। दूसरा है हाइपोथेसिस बनाना, जैसे हायर एजुकेशन से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ता है। थर्ड इज डेटा कलेक्शन फ्रॉम सर्वेज, फील्ड वर्क्स, एक्सपेरिमेंट्स, इंटरव्यूज। फोर्थ इज डेटा एनालिसिस, क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिक्स या क्वालिटेटिव। द फिफ्थ इज थ्योरी टेस्टिंग एंड रिफाइनमेंट, रिजल्ट के बेसिस पे थ्योरी को मॉडिफाई करना या रिजेक्ट करना। आज आप जो एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स वगैरह देखते हैं, सब कुछ एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी से डिराइव हो रहा है। इस अप्रोच का की प्रिंसिपल है फॉल्सिफाइबिलिटी, यानी थ्योरी तभी मीनिंगफुल है जब उसे एविडेंस के जरिए गलत भी साबित किया जा सके। जैसे डेविड सैंडर्स कहते हैं, अगर पॉलिटिकल थ्योरीज को रियलिटी के अगेंस्ट टेस्ट नहीं किया जा सकता तो वो बस कॉम्प्लेक्स कल्पनाएं हैं, इमेजिनेशंस हैं, एक्सप्लेनेशंस नहीं है। एक और मिसकंसेप्शन है कि एम्पिरिकल अप्रोच सिर्फ नंबर्स और ग्राफ्स तक सीमित होती है। नहीं, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस और मेथड्स को भी इंक्लूड कर सकती है, जैसे इंटरव्यूज, एथनोग्राफी एंड कंटेंट एनालिसिस। जरूरी ये है कि ऑब्जर्वेशन सिस्टमिक हो, चाहे फॉर्मेट कोई भी हो, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। फॉल्सिफाइबिलिटी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। साइंस और नॉन साइंस का डिफरेंस फॉल्सिफाइबिलिटी ही है। तो कार्ल पॉपर और बर्ट्रैंड रसल्स के एग्जाम्पल से, इन दोनों फिलोसोफर्स से आप फॉल्सिफाइबिलिटी को बेटर समझ सकते हैं। डेविड ईस्टन ने पॉलिटिकल साइंस में सिस्टम्स थ्योरी डेवलप की, जिसमें उन्होंने पॉलिटिक्स को एक सिस्टम के रूप में देखा, जहां इनपुट्स जैसे डिमांड्स या सपोर्ट आता है, सिस्टम उनका प्रोसेसिंग करता है और फिर आउटपुट्स जैसे पॉलिसीज और डिसीजंस निकलते हैं। यानी डिमांड की इनपुट हुई और सिस्टम्स ने उनका प्रोसेसिंग किया और फिर आउटपुट के तौर पे पॉलिसीज निकली। रॉबर्ट डाल ने डेमोक्रेसी का एक एम्पिरिकल स्टडी किया और पॉलीआर्की का कंसेप्ट दिया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि रियल वर्ल्ड डेमोक्रेसीज कैसे मल्टीपल पावर सेंटर्स पे चलती हैं। गैब्रियल एलमन ने पॉलिटिकल कल्चर का आइडिया दिया, थर्ड सेमेस्टर में आप और ज़्यादा पढ़ने वाले हैं इसे, कि हर पॉलिटिकल सिस्टम का सक्सेस उसके लोगों के वैल्यूज, बिलीफ्स और ओरिएंटेशंस पे भी डिपेंड करता है। कार्ल डॉइच ने पॉलिटिक्स में कम्युनिकेशन थ्योरी को एम्फेसाइज किया। उन्होंने दिखाया कि पॉलिटिकल इंटीग्रेशन और स्टेबिलिटी के लिए इंफॉर्मेशन का फ्लो और फीडबैक मैकेनिज्म ज़रूरी होते हैं। डेविड सैंडर्स ने बिहेवियरलिज्म को साइंटिफिक पॉलिटिकल इंक्वायरी के रूप में डिफेंड किया, जिसमें ऑब्जर्वेशन और डेटा ड्रिवन एनालिसिस को सेंट्रल बनाया गया। कार्ल पॉपर ने साइंस के लिए फॉल्सिफाइबिलिटी को कोर क्राइटेरियन बनाया, यानी एक थ्योरी तब तक साइंटिफिक है जब उसे गलत साबित किया जा सके। ये थिंकर्स कलेक्टिवली एम्पिरिकल थ्योरी के फ्रेमवर्क को शेप करते हैं, डेटा, ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक रीजनिंग के जरिए। एम्पिरिकल थ्योरी की बड़ी स्ट्रेंथ है ऑब्जेक्टिविटी। ये ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स पे फोकस करता है, इसलिए आइडियोलॉजिकल या पर्सनल बायस कम होता है। ये अप्रोच स्ट्रक्चर्ड मेथड्स का यूज करता है, जैसे सर्वे, स्टैटिस्टिक्स, जिससे क्लैरिटी और प्रिसीजन मिलती है। इसके फाइंडिंग्स ऑफन पॉलिसी रेलेवेंट होते हैं। गवर्नमेंट्स एंड डेटा पे बेस्ड डिसीजंस ले सकती हैं रिगार्डिंग वेलफेयर स्कीम्स, इलेक्शन स्ट्रैटेजीज या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। कंपेरेबिलिटी भी एक की फीचर है। अलग अलग देशों और केसेस को कंपेयर करके जनरल पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। अगले सेमेस्टर में तो आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ही पढ़ने वाले हैं। और सबसे बड़ा फायदा है प्रिडिक्टिव पावर। एम्पिरिकल रिसर्च फ्यूचर बिहेवियर और पॉलिटिकल ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करने में मदद करती है। इस वजह से इलेक्टोरल स्टडीज, पब्लिक ओपिनियन रिसर्च और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जैसे फील्ड्स में ये अप्रोच काफ़ी यूजफुल रहती है। एम्पिरिकल अप्रोच के कुछ बड़े क्रिटिसिज्म्स भी हैं, जैसे फर्स्ट इज ऑफ कोर्स वैल्यू नेग्लेक्ट। सिर्फ फैक्ट्स पे ध्यान देने के चक्कर में जस्टिस, राइट्स और लेजिटिमेसी जैसे नॉर्मेटिव इश्यूज इग्नोर हो जाते हैं। क्वांटिफिकेशन ऑफ डेटा का ओवरलोड। जो चीज़ें आसानी से मेजर हो सकती हैं, जैसे वोट एंड टर्नआउट, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, जबकि आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी जैसे डीपर इश्यूज पीछे रह जाते हैं। कंटेक्स्ट ब्लाइंडनेस, यानी हिस्टोरिकल, कल्चरल और लोकल कंटेक्स्ट का इग्नोर होना, एक कॉमन इशू है। फेमिनिस्ट और पोस्ट कॉलोनियल थेरिस्ट ने इसको काफ़ी क्रिटिसाइज किया है। माइंडलेस एम्पिरिसिज्म। डेविड सैंडर्स ने खुद एक्सेप्ट किया था कि बिहेवियरलिज्म कभी-कभी बस डेटा इकट्ठा करने में लग जाता है, बिना सॉलिड थ्योरेटिकल बेस के। डीपोलिटिसाइजेशन, पॉलिटिक्स को बस न्यूट्रल पैटर्न्स या बिहेवियर बना देना, असली कॉन्फ्लिक्ट्स, डोमिनेशन और पावर स्ट्रगल्स को ओवरलुक करता है। अंडर थेराइजेशन लिंक्ड ही है डीपोलिटिसाइजेशन से। कई बार एम्पिरिकल स्टडीज में स्ट्रॉन्ग थ्योरी की कमी होती है, जो कि एक्सप्लेनेशन और मीनिंग दोनों को वीक बना देता है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म ने 1970s में बिहेवियरलिज्म के लिमिटेशंस का जवाब दिया। डेविड ईस्टन और गैब्रियल एलमंड जैसे स्कॉलर्स ने डिमांड किया कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ मेथोडोलॉजिकली रिग्रेस ना हो, बल्कि सोशली रेलेवेंट भी हो। उनका कहना था कि एकेडमिक्स को पावर्टी, वॉर, इनइक्वालिटी और एनवायरमेंटल इश्यूज जैसे रियल वर्ल्ड क्राइसिस से कन्फ्रंट करना चाहिए, ना कि आइवरी टावर में थ्योरेटिकल मॉडल्स बना के बैठ जाना चाहिए।
आज के टाइम में एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी ज़्यादा मेथोडोलॉजिकली डाइवर्स हो चुकी है। कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं जैसे रैशनल चॉइस थ्योरी, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, सर्वे रिसर्च, कंपैरेटिव केस एनालिसिस एंड मिक्स्ड मेथड अप्रोचेस। आज के स्कॉलर्स नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल दोनों एस्पेक्ट्स को कंबाइन करके फैक्ट वैल्यू डिवाइड को ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पीरियड को कई स्कॉलर्स ने द डिमाइस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत का पतन का युग कहा। ये क्राइसिस 20th सेंचुरी के मिड पीरियड्स में आया था जब पॉलिटिकल थ्योरी अपने डिसिप्लिन में मार्जिनल हो गई थी। वर्ल्ड वॉर टू के बाद एम्पिरिकल बिहेवियरलिज्म का राइज हुआ, स्पेशली अमेरिका में। इस स्कूल ऑफ थॉट ने कहा कि पॉलिटिकल साइंस को एक नेचुरल साइंस की तरह डेवलप होना चाहिए, डेटा ड्रिवन, ऑब्जेक्टिव और मेजरेबल, जैसे पॉलिटिकल साइंस फिजिक्स ही बन जाए। बिहेवियरलिस्ट जैसे डेविड ईस्टन ने सिस्टम थ्योरी, इनपुट आउटपुट मॉडल्स और क्वांटिटेटिव टूल्स पर फोकस किया। इनके लिए पॉलिटिकल साइंस का एम था समझना कि व्हाट इज, नॉट व्हाट ऑट टू बी। इस वजह से नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें जस्टिस, राइट्स, लिबर्टी जैसे क्वेश्चंस आते हैं, स्पेक्युलेटिव या आइडियोलॉजिकल कहकर साइडलाइन कर दिया गया। यही था वो समय जब पॉलिटिकल थ्योरी अपनी सेंट्रलिटी खो बैठी थी। ये दौर सिर्फ एकेडमिक ट्रांसफॉर्मेशन का नहीं था, बल्कि एक ग्लोबल डिसइल्यूजनमेंट का भी समय था। फासिज्म, वर्ल्ड वॉर्स और जेनोसाइड के बाद दुनिया भर में एक इंटेलेक्चुअल क्राइसिस था। लोगों का भरोसा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से उठ गया था। लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म जैसे बड़े टेंट आइडियोलॉजिकल सिस्टम्स को ब्लेम किया गया था कि उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टोटलिटेरियनिज्म को जस्टिफाई किया। इस एटमॉस्फेयर में नॉर्मेटिव थ्योरी को सिर्फ आइडियलिज्म या रिप्रेशन का जरिया समझा गया। पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ने फिर एम्पिरिसिज्म, मॉडलिंग और बिहेवियर प्रेडिक्शन की तरफ रुख किया। इस इंटेलेक्चुअल शिफ्ट पे शेल्डन ने गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसी डिसिप्लिन बन गई है जो इंस्ट्रूमेंटलिज्म विदाउट विजन है, जिसमें टूल्स हैं लेकिन वैल्यूज नहीं है, यानी वही एम्पिरिकल डोमिनेंस। लेकिन ये पतन भी अवेकनिंग का कारण ना। पोस्ट बिहेवियरलिस्ट मूवमेंट ने डिमांड किया कि पॉलिटिकल थियरी रेलेवेंट, एथिकली इंगेज्ड और वैल्यू ओरिएंटेड हो। इस इंट्रोस्पेक्शन ने ही 1970s में नॉर्मेटिव रिवाइवल को जन्म दिया, जिसकी मिसाल है जॉन रॉल्स की अ थियरी ऑफ जस्टिस ऑफ 1971, जिसमें फेयरनेस और इक्वालिटी के प्रिंसिपल्स को नई फिलोसॉफिकल क्लैरिटी दी गई। तो ये था एक ग्लिम्स इनटू योर यूपीटी सेकंड यूनिट, नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल एंड एम्पिरिकल अप्रोच। We have covered all that you would need for this unit, from the introduction to all three approaches, their evolution, most importantly the methodology they follow, important strands, their major contributions and challenges. इन सब के साथ हमने देखे वो important thinkers जो contribute करते हैं towards the approaches and जिन्हें एग्जाम में कोट करना will help you fetch more marks. अब कुछ PYQs देखें तो based on our slides content and the video, you could deal with all the questions around the normative, empirical and historical approaches, फिर चाहे इट्स अ लॉन्ग आंसर और अ शॉर्ट नोट, और इवन व्हेन यू आर आस्क्ड टू राइट द डिफरेंस। इनफैक्ट ऑलरेडी आप क्वेश्चंस को रीड करते हुए ही अपने माइंड में काफ़ी क्लियरली पॉइंट्स जनरेट कर पा रहे होंगे, और एल्स यू कुड रीवॉच द वीडियो। एक बेसिक प्रो टिप कॉलेज एग्जाम्स के लिए एंड स्पेशली फॉर दिस यूनिट, कि इवन इफ कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए, लेट्स से ओनली ऑन हिस्टोरिकल अप्रोच, फिर भी आप नॉर्मेटिव एंड एम्पिरिकल अप्रोच के रिलेटेड कंसेप्ट्स, इवोल्यूशन में कोरिलेशंस या डिफरेंसेस को नोट कर ऑलमोस्ट पूरी यूनिट से हेल्प ले सकते हैं इन योर आंसर, इंटरलिंकिंग एवरीथिंग सेंट्रली टू हिस्टोरिकल अप्रोच। जस्ट एन एग्जाम्पल। इतना ही था इस वीडियो में। वी होप दैट यू विल प्रोसीड टू लर्न मोर ऑन द डिस्कस टॉपिक्स फ्रॉम academic and non-academic sources. In the I button above and the description box, there are some easily navigable links which may aid your curiosity and understanding. Thank you so much for tuning in till the very end. The PDF of the slides could be downloaded from the WhatsApp and Telegram channels of The Political. Please press the like button, subscribe to The Political, and most importantly, share the video with your peers and classmates only if you find it helpful.